बेहतर और स्तरीय बहस लोकतंत्र के लिए जीवन का काम करते हैं। इससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है। इसके ठीक उलट अच्छी बहसों का अभाव या इसके मौके कम होना लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करता है और इसका खमियाजा आखिरकार आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस तथ्य की अहमियत को लोकतंत्र की साधारण समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति समझता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश की संसद और कई राज्यों के विधानमंडलों में बहस का मतलब महज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों या विधायकों के बीच टकराव भर मान लिया गया है, बल्कि कई बार हालात हिंसक भी हुए और जनप्रतिनिधियों के बीच मारपीट भी हुई। हाल में संसद के मानसून सत्र के दौरान भी जैसे दृश्य देखने में आए वे बेहद चिंता पैदा करते हैं। लगातार दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति बनी रही और संसद ज़्यादातर समय बाधित रही। इस स्थिति के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे को जिम्मेदार बताया गया और आरोप लगाए गए, लेकिन सवाल है कि क्या संसद का बहुमूल्य समय ऐसे हालात में ज़ाया होने देना चाहिए। पैरा दरअसल यह केवल संसद का वक्त बर्बाद करने और इसके आर्थिक नुकसानों तक सीमित नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पर सोचना जरूरी नहीं लगता कि इससे संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र को किस स्तर तक नुकसान पहुंचता है। इस हंगामे के बीच कई ऐसे विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर कानून के रूप में लागू होने के लिए तैयार हो गए, जिन पर बेहद ज़रूरी बहस नहीं हुई, उनके गुण दोषों पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कानून बनेंगे वह सरकार का पक्ष तो होगा, लेकिन उसमें विपक्ष और जनता की ओर से अन्य पक्षों के विचारों की भागीदारी नहीं होगी। जाहिर है इसका सीधा असर संबंधित कानूनों के लोकतांत्रिक स्वरूप पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने इस मसले पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आज संसद में विधेयक पारित हो रहे हैं और उन पर बहस तक नहीं हो रही है। हमें यह नहीं पता चल पाता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है और यह व्यवस्था जनता के लिए ठीक नहीं है। पैरा भारतीय संसद आज़ादी के बाद से जनता से जुड़े और उनके जीवन या अधिकार को सुनिश्चित करने वाले तमाम मसलों पर उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण बहसों का गवाह रही है। एक समय कानूनों और संबंधित मुद्दों के जानकार संसद में भरे होते थे और वे उनके अलग अलग पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श कर एक ठोस स्वरूप देते थे, जिससे कानूनों को समझने में मदद मिलती थी। लेकिन आज हालत यह है कि हाल में संसद में 8 दिनों में 22 विधेयक पारित हो गए और इनकी बारीकियों और
असर के बारे में जनता को पता तक नहीं चला। हंगामे के बीच सदन स्थगित होते रहे और सरकार को विधेयकों पर बहस कराकर पारित कराना जरूरी नहीं लगा। एक ओर सरकार विपक्ष पर सदन का कामकाज रोकने की साजिश करने का आरोप लगाती है, वहीं विपक्षी पार्टियां संसद में उनकी आवाज़ को कुचलने, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। सवाल है कि बिना बहस के कानूनों के पारित होने के लिए कौन जिम्मेदार है। सदनों में बहस और विमर्श का गिरता स्तर और बिना बहस बनने वाले कानून देश के समूचे लोकतांत्रिक ढांचे पर दूरगामी असर डालेंगे और इसे लेकर सरकार सहित सभी विपक्षी दलों को बिना देर किए फिक्रमंद होना चाहिए। विराम पैरा। यह महज संयोग नहीं है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपने झंडे गाड़े, पाकिस्तान में भी उपद्रव सिर उठाने लगा। तहरीक अ-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति ने लाहौर जेल के बाहर लगी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। हालांकि दूसरा एक व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करता रहा, मगर वह नहीं रुका। यह प्रतिमा 2 साल पहले ही रणजीत सिंह की 180वीं पुण्यतिथि पर लगाई गई थी, तब भी इसका विरोध किया गया था। उसके बाद इससे पहले 2 बार उसे तोड़ने की कोशिशें हो चुकी थीं। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पाकिस्तान प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी पाकिस्तान में कुछ मंदिरों, गुरुद्वारों पर हमले किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले ही कुछ उपद्रवियों ने एक मंदिर पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उस घटना पर पाकिस्तान सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया और उदारता दिखाते हुए मंदिर की मरम्मत के आदेश दिए थे। इससे यह तो लगता है कि पाकिस्तान सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वह उनकी आस्था पर किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करना चाहती। पैरा। मगर समस्या यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह भारत विरोधी मानसिकता घर करती गई है और कट्टरपंथी ताकतें लोगों में भारत के विरुद्ध विचार भरने में सफल होती गई हैं, उसे रोकने में पाकिस्तान सरकार कहां तक सफल हो पाएगी। बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ने के पीछे तालिबान मानसिकता भी यही थी कि वे अपने अलावा किसी और धर्म के प्रतीक, मूर्ति या निशान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तालिबान के फिर सत्ता में लौट आने पर अगर पाकिस्तान में कुछ लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं तो उसका स्पष्ट मतलब है कि वे खुद को अब ताकतवर समझने लगे हैं। उग्रवाद ही जिनका धर्म है वे भला दूसरों की आस्था और विश्वास की क्या परवाह करेंगे। जिस व्यक्ति ने रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी उसकी प्रेरणा निस्संदेह तालिबान ही है। ऐसे लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराजा रणजीत सिंह केवल भारतीय शासक नहीं थे, पाकिस्तान से भी उनका गहरा संबंध था। विराम समाप्त।